अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनली अली अमीन गंडापुर साहब की एक मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है सॉरी, जिसमें कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा सकती है कि इमरान खान साहब से जो उनकी तवील मुलाकातें हुई हैं उसमें क्या कोई इम्कान है कि पेशरफ्त हो रही है या नहीं। इसका थोड़ा सा तुक्का मारेंगे मिलके। उसके साथ साथ जी एक और बड़ी अहम खबर है, ये कि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी डिमांड रखी है कि इमरान खान साहब को केपी में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर उन्हें इवन जेल में भी रखना है तो खैबर पख्तूनख्वा ले जाने की इजाज़त दी जाए। क्या ये पॉसिबल है और क्या वाकई इस पे मुज़ाकरात में कोई बात हुई है, इस पे भी बात करेंगे। मुफ्ती साहब का जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मौलाना रागिब नईमी साहब का। अब उन्होंने क्या वीपीएन को हलाल करार दे दिया है, बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या बन्नू में पेश आया है, शहादतें हुई हैं हमारे फ़ौज के जवानों की। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो कौन से जहाज़ पे निकलने वाली है। बड़ी उन्होंने तैयारी श्यारी की है और बड़े नारे वारे लगाए हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी अली अमीन गंडापुर से, क्योंकि इस वक्त वो एक बड़े अहम किरदार फिर से बन चुके हैं। बेसिकली उनके थ्रू ही जो भी पैगाम रसानी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत कह लें, जो भी तो उनके साथ जो भी उनके दरमियान एक ब्रिज है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब बने हुए हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब कल भी इमरान खान साहब से मिले, अडयाला जेल में आज भी मिले, लेकिन उसके बाद बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए वो रवाना हो गए। कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जिससे कुछ ये गेस किया जा सके कि मुज़ाकरात कोई पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है इन मुज़ाकरात से। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने पेशावर जाने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। ये ऑन यानी कैमरा गुफ्तगू तो नहीं है उनकी, लेकिन बहरहाल मीडिया के जो नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया है उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि ये वो टाइम है बेसिकली एहतजाज के हवाले से जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो फिर कब। यानी ये एक फ़ाइनल कॉल है और ये हमने हर सूरत एहतजाज करना है 24 नवंबर को। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुज़ाकरात होंगे भी तो वो इमरान खान की रिहाई से बात शुरू होगी और फिर आगे जो हमारे मुतालबात हैं उनके ऊपर बात जाएगी। तो कम अज़ कम जो बात शुरू होगी वो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक शुरू होगी, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने बाकी वही बात की है कि हम अपने एहतजाज की कॉल पर कायम हैं, ये हर सूरत होगा, भरपूर होगा, हमारी हर तरह की तैयारी है। और उन्होंने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि हम बिल्कुल वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल हमारी तरफ से ये फ़ाइनल कॉल है। तो इस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक जो पीटीआई अपनी फ़ाइनल कॉल का दबाव है वो भी रख रही है और तैयारी भी रख रही है, दोनों सूरतें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन इस दौरान जब अली अमीन गंडापुर साहब की ये गुफ्तगू आई, इससे पहले ये भी एक खबर ब्रेक हो रही थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के तवस्सुत से कि अली अमीन गंडापुर साहब जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनके सामने कहीं ये ऑप्शन भी डिस्कस हुआ है कि इमरान खान साहब को केपी की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और उधर उन्हें भेज दिया जाए। अब इस जो ऑप्शन है इसके ऊपर ज़ाहिर बात हो रही थी कि क्या ये कोई एक जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल ऑप्शन है या नहीं है। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस बात को बिलीव करना कि इस पॉइंट के ऊपर भी कोई गुफ्तगू हुई हो। इसलिए मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। यानी इसका मतलब तो ये कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जेल बदल दो, ज़रा जेल अच्छी हो जाए, बाकी जेल में रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जेल थोड़ी सी हम बेहतर जेल कर लें तो उन्हें ज़रा जेल में रखें, लेकिन अच्छी वाली जेल ज़रा कर दें। तो ये तो इससे ज़्यादा तो ये कोई डिमांड नहीं है। तो इतनी बड़ी फ़ाइनल कॉल, इतने बड़े बड़े मुतालबात, तो क्या उसमें एक ऑप्शन आप ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जी जेल में तो रख लो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें ज़रा हमारी वाली जेल में रखने दो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक कमज़ोर सा मुतालबा यहाँ पर इस मौके पर रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब जिन मुकदमात में कैद हैं या जिनमें नामज़द हैं, ये मुतालबात या ये जो मुकदमात हैं ये तो सारे आपके पंजाब में हैं इस वक्त। इसमें इवन रावलपिंडी और इस्लामाबाद का भी कोई मुकदमा नहीं है और लाहौर के कुछ मुकदमात हैं दीगर जो आसपास के शहरों में जिसमें इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त गिरफ्तार हैं। तो
कानूनी तौर पर तो देखा जाए तो इमरान खान साहब को अब अडयाला जेल भी नहीं शायद रखा जा सकता। अगर उनकी यहाँ से क्लियरेंस हो जाती है इस मुकदमे से, जो तोशाखाना का कानूनी कार्रवाई होगी फॉर्मेलिटी वाली, तो उसके बाद तो ये डिस्कशन हो रही है कि उन्हें शायद कोट लखपत जेल मुंतकिल करना पड़े, या कोई हाउस अरेस्ट करना है या क्या, इस टाइप की किसी बात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, बजाय इसके कि उन्हें केपी मुंतकिल किया जाए, क्योंकि केपी में तो उसी सूरत वो जा सकते हैं अगर वहाँ पे उनके मुकदमात में वो कोई नामजद हैं। तो इसका तो कोई इम्कान है नहीं नज़र आ रहा। तो मुझे नहीं पता है कि कानूनी तौर पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दें। वैसे भी ये बड़ा कमज़ोर मुतालबा होगा अगर पीटीआई की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबा ज़रूर हो सकता है कि भाई अब उनकी रिहाई की जाए और मज़ीद उनकी केसेस में कोई गिरफ्तारी ना हो, और जो केसेस उनके रह गए हैं बेल वाले 8-10 केसेस हैं उनके, तो उसके अंदर उन्हें बेल मिले। और ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बेल मिलने लगे तो उनको मतलब अर्ली हेयरिंग्स पर 1-2 पेशियों में बेल दी जा सकती है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि डिस्कशन में आने वाली बात है। अगर मुतालबा ही करना है तो कम से कम ये मुतालबा हो सकता है। ये मुतालबा तो मेरे लिए मानना थोड़ा हार्ड टू बिलीव है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो ये बात कही जा रही है कि क्या कोई एहतजाज मुलतवी करने की बात है, तो मेरा ख्याल है कोई मिनिमम 1-2 चीज़ें तो होंगी जिसके बाद ये सोचा जा सकता है कि एहतजाज को मुलतवी किया जाए या मौखर किया जाए, कॉल वापस ली जाए, जो भी इसको आप अल्फाज दे लें। लेकिन जो आखिरी पैगाम इमरान खान साहब का जेल से आया, उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने आज भी अली अमीन गंडापुर से यही कहा है कि अगर तो मुस्बत पेशरफ्त होती है मुज़ाकरात में जुमेरात तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती तो उसके बाद आप जुमे को तैयारी पकड़ें और इस्लामाबाद की तरफ निकलने का काम करें। तो बेसिकली इमरान खान साहब तो इस बात के ऊपर फोकस्ड हैं कि एहतजाज तो इन एनी केस करना ही है। अब बाकी अगर हुकूमत को कोई परेशानी है एहतजाज की या वो रोकना चाहती है, तो फिर उस सूरत में इनके हाथ में गेम है कि जो ये केसेस हैं उसमें कोई रुकावट ना डालें और इमरान खान साहब की जो ड्यू एक रिहाई बनती है उसको हो लेने दें। ये एक है इम्पॉर्टेंट इसमें मामला। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की ज़मानत है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बेसिकली एक जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, गुडविल जेस्चर, उसके तौर पर इमरान खान साहब को ज़मानत दी गई है। एक खैर सगाली का पैगाम के देखो जी हमने आपको इसमें भी ज़मानत दिलवा दी है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई खैर सगाली का पैगाम है या किसी इनिशियल पेशरफ्त का नतीजा है, बल्कि अगर आप देखें तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इससे पहले भी कई ऐसे फैसले दे चुके हैं जो बुशरा बीबी साहिबा या पीटीआई या इमरान खान साहब के हक़ में आए हैं, और इनके बारे में तासुर भी ये है कि ये आज़ाद जज हैं और अपने तौर पर ठीक फ़ैसले इनके आए हैं। कोई इन्होंने बहुत मौक़ों के ऊपर ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई दबाव के तहत फ़ैसला किया हो। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, ये जो तोशाखाना वाला मामला था, ये तो अभी मेरा ख्याल है कोई मार्च की कॉल भी नहीं थी, और शायद अभी कोई किसी किस्म की नेगोशिएशंस भी नहीं चल रही थी। उससे पहले ही इसकी तो डेट्स भी फिक्स थी और इसके बारे में सबको पता था कि जब बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है तो इसमें भी इमरान खान साहब की भी ज़मानत होनी ही थी। तो इसका तो एक ड्यू प्रोसेस था, इसलिए ये तो ज़मानत मेरिट पर हुई है। इसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि कोई ये गुडविल जेस्चर था या कोई पेशरफ्त थी। आज भी प्रोसिक्यूटर ने ज़मानत की मुखालफत करते हुए पूरे अपने दलाइल दिए हैं, जिसके बाद ये ज़मानत हुई है। आम तौर पर अगर ये सहूलतकारी वाली ज़मानत या कोई इस तरह की चीज़ होती तो वैसे ही जो भी प्रोसिक्यूटर होते हैं वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ ही नहीं है जी, आप कर लें, दे दें ज़मानत। वो इस तरह की उनका एक मौक़िफ़ आता है वहाँ सामने। तो उन्होंने तो पूरा इसको मुखालफत की है इसकी और पूरा ऑब्जेक्ट किया इसको। लेकिन ये पता ही था सबको कि ये ज़मानत तो उनकी ड्यू है और ये उसी के हिसाब से आई है। मुझे इसमें ये नहीं लगता है कि ये कोई गुडविल जेस्चर दिया गया। अलबत्ता इसको यूज़ इस तरह ज़रूर करेगी हुकूमत या जिनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जनाब देखिए हमने तो गुडविल जेस्चर के तौर पर ये देखिए तोशाखाना की भी ज़मानत हो गई। लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे लगता है हम उल्टा अपने इदारों को ही कितना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं कि जैसे हमारी अदलिया की कोई साख ही नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब है कि जस्टिस साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई
अगर आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ ज़मानत, अगर आप नहीं कहते तो नहीं दे रहे। तो फिर उसके बाद आप किस मुंह से आके टीवी पर ये कहते हैं कि जाएं जी अदालतों से जाके इंसाफ ले लें। अगर इस तरह आप ये शो करते हैं दूसरी तरफ कि जी हमने तो डील के तहत को ही आपको ज़मानत दिलवा दी है, तो ये एक अजीब सी बात है। मेरे लिए कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो फैसले देते हैं, अभी तक उनमें सिवाय आमिर फ़ारूक साहब के बहुत कम ऐसे कोई फ़ैसले हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर कोर्ट रिपोर्टर्स या कानूनी माहिरीन एतराज़ कर रहे हों कि ये गलत फ़ैसले आए हैं, या ये किसी दबाव के तहत आ रहे हैं, या किसी एक ख़ास झुकाव की वजह से आ रहे हैं। तो आम तौर पर अभी तक इस तरह की जो चीज़ है वो देखने में कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों में नज़र नहीं आ रही। अब आगे आ जाते हैं कि क्या अब एहतजाज होगा या नहीं। तो एहतजाज तो अभी तक गेम ऑन है, और इसके लिए दोनों तरफ से गेम ऑन है। आज भी मोबिलाइजेशन के सिलसिले में मुख्तलिफ जो इनके लीडर्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, लोग एक्साइटेड हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो लोग ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां काफ़ी आप कह सकते हैं कि अब शो कर दी हैं पत्ते सारे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में एहलकारों को तलब कर लिया गया है, या फिर उन्हें जिसको कहते हैं अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। डी चौक की अगर आपको सूरत हाल बताएं तो आज बिल्कुल डी चौक को कंटेनर्स लगाकर सील किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की नफरी भी यहाँ पे तैनात की गई है। आज एक और जो हैरत अंगेज़ वाक़या था वो भी देखने में आया कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने बाकायदा यहाँ पे एक फ्लैग मार्च किया, एक यानी पूरी उनकी ऐसी रैली सी थी जिसको देख के मैं हैरान हो रही थी कि मतलब ये कोई जहाद पे निकल रहे हैं या किसी और मुल्क में जाके कोई जंग लड़ने वाले हैं। जिस तरह वो इतने जिहादी किस्म के नारे भी लगा रहे थे, और उसके साथ साथ मतलब अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि जी वो तो पीटीआई वाले भी लगाते हैं उस तरह। तो सियासी वर्कर तो कोई भी सियासी जमात के हों वो तो लगाते हैं, लेकिन हम कभी इदारों के एहलकारों को इस तरह कम देखते हैं कि वो इस तरीके के नारे लगा रहे हो। वो भी किस वक्त? क्या कोई हम ये देख रहे हैं कि बैरून मुल्क से उनके ऊपर कोई हमलावर होने वाला है कि जो वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं? मतलब आपकी अपनी आवाम है और एक प्रोटेस्ट करने आने जा रही है, और आप उसके बारे में इस तरह तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि पुलिस एहलकार आवाम को कोई अपना दुश्मन समझ रहे हैं, जो इस तरह के आप तैयारियां और मसल्स उन्हें दिखा रहे हैं कि आ जाओ ज़रा देखो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाली है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है। अपने पुलिस अफसरों के हक में भी वो नारे लगा रहे थे, और बड़े इनकलाबी से नारे और जिहादी से नारे लगा रहे थे। लेकिन बहरहाल एक फ़ोर्स उन्होंने शो की कि जी हम भी तैयार हैं ऐसी की तैसी। तो फिर ये वाली बात, तो कल मैं आपको अटक पुलिस के जो डीपीओ थे उनका बता रही थी, आज मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस का बता रही हूँ। तो जो मैं बात आपको हमेशा कहा करती हूँ, ये देखिए इसी बात को इससे एंडोर्समेंट मिलती है कि ये जो इदारे हैं किस हद तक एक पार्टी के ख़िलाफ़ बाकायदा फ़रीक बने हुए हैं, और किस अंदाज से जो पुलिस एहलकार हैं ये इसको पीटीआई को अपना दुश्मन समझते हैं, या इसको किस तरीके से उन्होंने ये तय कर लिया है कि इसका तो बंदा कोई नज़र आए तो जो मर्ज़ी उसके साथ सलूक करो और कोई पूछने वाला ना हो। तो ये इस किस्म की जो सूरत हाल है बड़ी अफसोसनाक सी नज़र आ रही है। बाकी इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बात है, बल्कि अफसोसनाक बात है कि ऐसा लग रहा है कि जो इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है वो भी जुल्म और जुर्म बना दिया गया है। आज अनीका मेहदी साहिबा जो एमएनए है पीटीआई की, उनके वालिद साहब अपने घर पर अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला बैठे थे, और वहाँ पर भी पुलिस एहलकार पहुँच गए और मीडिया के नुमाइंदों के माइक वाइक उठा लिए और इस तरह की चीज़ें। तो मतलब है कि अब आप क्या साबित कर रहे हैं? चले जी एहतजाज पे आप कहते हैं कि जी कोई अमन अमान का मसला ना हो जाए इसलिए हम रोकते हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन सा अमन अमान का मसला होना होता है जो आप यहाँ पे भी आके जो है वो रोकने बैठ गए हैं, या आपने माइक्स उठा लिए हैं? यहाँ पर क्या मीडिया के नुमाइंदों को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तो ये भी एक अफसोसनाक मरहला है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें यही शो करती हैं कि किस तरह से जो ये पुलिस है हमारा जो इदारा, ये कितना बुरी तरह पोलिटिसाइज हुआ है, और किस तरह इनको बिल्कुल अपनी ही आवाम के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया है। यही चीज़ है कि जो एक खलीज है अवाम की इनके सामने आने की, वो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये हमारे ही लोग हैं, हम में से ही लोग हैं जो कि पुलिस में भर्ती हुए हैं, लेकिन वो क्यों कर अपनी ही आवाम के बारे में इस तरह का एक गुस्सा रखते हैं, ये बात समझने से कासिर है हम लोग। और ये अब जिस तरह के भी अहकामात से हो रहा है, लेकिन ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहरहाल
اب یہ سب کچھ جو ہے ابھی کچھ دن چلے گا، اور فی الحال ایک دفعہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ تو بندہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ اندازہ لگا لیجئے گھبراہٹ کا کہ ابھی اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے احتجاج میں، لیکن 3 دن پہلے ہی ڈی چوک سیل کیا جا رہا ہے اور سڑکیں بلاک کرنے کے لیے مختلف ہی جو شاہراہیں ہیں اسلام آباد کی، وہاں پہ کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کا یا ممکنہ دھرنے کا کوئی جو پوائنٹ ہے وہ اناؤنس ہی نہیں کیا ہوا، اس کا اعلان ہی نہیں کیا ہوا کہ ہم نے بیٹھنا کدھر ہے جا کے یا ہماری منزل ہے کیا۔ انہوں نے ابھی صرف یہ کہا ہوا ہے براڈلی کہ جی ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اب اسلام آباد میں انہوں نے ڈی چوک جانا ہے، یا انہوں نے F9 پارک جا کے بیٹھنا ہے، یا انہوں نے اڈیالہ جانا ہے، یا انہوں نے کسی اور مقام پہ کوئی دھرنا دینا ہے، تو انہوں نے ابھی اس بارے میں کوئی چیز اناؤنس نہیں کی ہوئی ہے، اور یہ اپنے طور پہ یہ ازیوم کر کے بیٹھ گئے اور جا کے سارا ڈی چوک جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ریڈ زون ہے تو انہوں نے کہا چلو سب سے پہلے اس کو تو محفوظ کرو، لیکن بات پھر وہی کہ اگر آپ وہاں پہ اتنی ایک ساری ڈپلائمنٹ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک تو ظاہر ہے مین شاہراہوں سے جڑا ہوا ہے وہ ایریا بھی، تو لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا پھر وہی بات ہے کہ پھر کہیں اور انہوں نے جا کے جب مقام طے کر لیا تو پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے اس وقت ہلچل میں، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آخر میں یہ ضرور بات کریں گے، افسوسناک واقعہ جو بنوں میں پیش آیا ہے، یہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ ایک خود کش حملہ تھا۔ بنوں سے ابھی تک جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے متعلق اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ کل پرسوں بھی کچھ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے، اسی طرح کچھ اغوا ہوئے لوگ، اور آج جو ہے یہاں پہ یہ خود کش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک مناظر تھے۔ آج میں ان کے دیکھ رہی تھی، نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا۔ یہ صرف دیکھیے 10 لوگ نہیں تھے، یہ پورے مطلب خاندان ہیں، ان کے ساتھ 10 خاندان جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو یہ فورسز کے جوان ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کو اونچے درجے پر تعینات کرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک یونٹی ہونی چاہیے، اس کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ اور ہی جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو اس طرح کی سچویشن ہے دہشت گردی والی، وہ ابھی تک ہمیں مکمل طور پر کنٹرول نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اور خاص طور پر جو بنوں کا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر اگین وہی بات کہ یہ آتا بھی اس کے کے پی کے انڈر ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس میں سی ایم کے پی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پہلے بھی یہاں پر کچھ اسی قسم کے حالات تھے اور پولیس والوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے یہاں پر، اب یہاں پر کیا سچویشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ سیکورٹی کی سچویشن یہاں پہ خاصی خراب ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں جو جناب ایک فتویٰ چند دن پہلے آیا تھا جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی، اور یہ فتویٰ تھا جناب مولانا راغب نعیمی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو وی پی این ہے اس کا استعمال جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اس کے بعد آج اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اجلاس بھی منعقد ہوا، اور خاص طور پر اس اجلاس میں جو سوشل میڈیا اور اس سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو میڈیا سے ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ایک ٹائم دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جو وی پی اینز ہیں ان کو رجسٹرڈ کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو رجسٹرڈ وی پی اینز ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مین وائل اگر وہ کوئی استعمال کر رہا ہے جب تک کہ وہ ٹائم ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، تو وہ فتوے سے کافی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ اور اس کے بعد کچھ ان سے بڑے سخت سوالات بھی ہوئے کہ جی اتنا کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں، ایسا بھی لگا کہ بہت سے ناخوشگوار واقعات پیش آئے، ایسا لگا کہ ایک جماعت کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے بس گول مول سا جواب دے دیا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، ہمارے سامنے چیز آئی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جو ملا کرام ہیں ان سے کوئی آج اتنے خوش نہیں ہیں لوگ، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ضرورت کے وقت ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ کار ہی بن جایا کرتے ہیں، اور جب اتنی شدید قسم کی تنقید ہوئی، خود حکومت کے لوگوں نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جی یہ فتویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو یوز کرتے رہیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنی جو پہلے والی کہی ہوئی بات تھی اس سے ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے، اور بہت سے لوگ اس کو یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ بہرحال جی یہ ساری صورتحال جاری ہے۔ قصہ مختصر وہی ہے جو آپ سے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت ساری نظریں ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ احتجاج کس لیول کا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی سرے سے، کچھ آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ کچھ
डिस्कशन हुई ज़रूर है, अप्रोच तो किया गया है, मैं तो नहीं 2-2 घंटे अली अमीन की मुलाकातें कराई जा रही, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त उस तरह की नहीं हुई है जिसकी वजह से अली अमीन की ये स्टेटमेंट भी सामने आई है। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ पीटीआई रिपोर्टर्स और कुछ जो उनके लॉयर्स हैं उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब काफ़ी कॉन्फिडेंस में भी थे और फ्रेश मूड में थे। अब मैं इसको वैसे इस बात से नहीं जोड़ रही कि जी कोई बहुत इस वजह से वो हैं क्योंकि बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अदरवाइज़ भी वो तो हमेशा हाई स्पिरिट्स में ही होते हैं जो उनके लोग आके बताते हैं। तो होपफुली अगर उन्हें ये मिला है जाके सारा एक फीडबैक कि जी बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है या लोग निकलने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी वो हाई स्पिरिट्स में हो। और कहीं ना कहीं चलिए कुछ परसेंट इस बात का भी गुमान किया जा सकता है कि शायद कोई पेशरफ्त का उन्हें इम्कान हो कि कोई मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। तो लेट्स सी इन दी एंड ये ज़्यादा अब दूर की बात नहीं है, अगले 24 से 48 घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि जो कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई थी वो मुस्बत थी या नहीं थी, वरना अल्टीमेटली एहतजाज की कॉल तो उन्होंने ऑन रखी हुई है तो उस पर तो वो काम कर ही रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।